हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज से भाई आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस स्टार्टिंग के अंदर मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो एंटायर मैथ है वो मैं आप लोगों को क्रिएटिव स्टडी एके यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कंप्लीट मैथ क्रिएटिव स्टडी एके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो अपना चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर। आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ऐसा समझ सकते हो रियल नंबर का आज आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो जनरली रियल नंबर क्या होते हैं मैं आप लोगों को कंप्लीट बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है यानी कि आप जीरो लेवल पे हो तो इन दैट केस आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई कि यहां से क्यों पढ़े, मतलब क्रिएटिव स्टडी के यूट्यूब चैनल से क्यों पढ़े। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, तो क्यों पढ़े। आप लोगों के लिए मैं नया हूं और मेरे लिए आप सब नए हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि आप जो एंटायर ये कोर्स दे रहे हो इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं जो आप फॉलो करने वाले हो। सबसे पहली बात, ये जो कंप्लीट कोर्स है भाई ये मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा भाई। यानी कि मैं मान के चलूंगा जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है उसको कुछ नहीं आता, राइट। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इन दैट केस क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे लेक्चर फॉलो कर सकते हो। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो पे खत्म करेंगे। मतलब भाई जो बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। हीरो का मतलब ये है। ठीक है, आपका जो लेवल है बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को उठा के हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। आपके जो मैथ के पेपर के अंदर मार्क्स है वो 100 में से 100 आएंगे। ये चीज मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं। बट उसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों को मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। अब वो फॉलो करोगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको। उसके बाद अब बुक्स की बात करते हैं। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हूं, इस फील्ड के अंदर नया हूं, पढ़ा मैं 5 साल से रहा हूं। ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर यानी कि 10th क्लास का जो मैथ है ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहली चीज, आप बुक कौन कौन सी फॉलो करोगे तो मैं आपको बता दूं भाई, आप लोग एनसीईआरटी, आरडीएस यानी कि आरडी शर्मा आपकी बुक होगी, आरएस अग्रवाल होगी, और भी बहुत सारी बुक है, एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने। तो यहां से जर्नली अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो तो ऑन एन एवरेज कोई भी बुक उठा लेना, उसका जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कोई भी बुक उठा लेना, क्या उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, आसानी से आप लोग सारे क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, जो क्वेश्चंस का लेवल है बिल्कुल बेसिक से रखने वाला हूं और उस बेसिक्स से आप एडवांस के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोगों को जो मेरे लेक्चर्स हैं इनके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप लोगों को एंटायर लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बट मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूं, आप लोग क्या करो, जैसे ही लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो साथ की साथ नोट्स बनाओ। ठीक है, एक्चुअली होगा क्या, जब आप लोग साथ की साथ नोट्स बनाओगे तो उसको रिवीजन करने में मजा आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि यहां पर क्वेश्चन लिख दिया और उसको मैं सोल्व कर रहा हूं। मेरा जो टारगेट है वो ये रहेगा कि क्लास के अंदर ही आपके कंसेप्ट में क्लियर कर दूं और क्लास के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को होमवर्क दूं। अब होमवर्क कैसे, यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट, ये आप लोगों को मिलने वाली है, पीपीएस मिलने वाला है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट। यहां पर क्या होगा, जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कहां मिलने वाले हैं, इस सीट के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर की खास बातें थी। क्या क्या भाई, आप लोग अगर मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो इन दैट केस आप इतना स्कोर आसानी से कर सकते हो। उसके अलावा बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये लेक्चर्स देखने के बाद कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, और साथ के साथ एक काम भी करने वाला हूं मैं, क्या कि जो रियल नंबर फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर वाइज जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम पीवाईक्यू कर रहे होंगे। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल अगर रियल नंबर स्टार्ट
अपन ने स्टार्ट किया है, तो उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, PYQ है, वो मैं आप लोगों को साथ के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। अब दूसरी यहाँ पर जो सबसे मेन बात है भाई, अगर बाई चांस आप क्लास के अंदर कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक कराया और वो आप लिख नहीं पाते हो, तो उस प्रॉब्लम के लिए क्या है, मैं आप लोगों को PDF नोट हर लेक्चर के प्रोवाइड करने वाला हूँ। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, किसी भी बुक की स्टार्टिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस बुक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग 9th क्लास से 10th क्लास में आ रहे हो और 10th क्लास का एक अलग ही प्रेशर होता है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ते नहीं हो और एग्जाम टाइम पे आप लोग एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो उससे होता क्या है, आपका जो टेंशन का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आप लोगों की ये छुट्टियां होंगी, ठीक है, इनके अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो स्टडीज हैं उनके ऊपर फोकस करके उन स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर के पढ़ाने से समझ में आता है, बट जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप ये वाली बात कंप्लीट कर पाओगे। मैं पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मान लो वो चीज बिल्कुल जीरो होगी। बात समझ में आ गई। तो करना क्या होगा आप लोगों को, जो मैं करवा रहा हूं और जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं और जो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सीट दे रहा हूं, वो आपको ईमानदारी से करनी होगी, तभी आप लोग मैथ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले हो। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल आसान रहने वाली है, मैं बिल्कुल छोटे भाई की तरह आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप सब मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो आप लोगों को छोटे भाइयों की तरह पढ़ाने वाला हूं। लैंग्वेज बिल्कुल आसान रहेगी, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको पता है, जो मेरे से पढ़े हैं ऑफलाइन में या जहां भी पढ़े हो, आप लोगों को पता है साथ के साथ अपनी हरियाणवी भी चलती है, तो वहां से सारी चीजें मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड बिल्कुल आसान लैंग्वेज में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आज के लेक्चर के टॉपिक देख लेते हैं। आपको जैसा कि पता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या रहेगा, रियल नंबर। अब मैं जर्नली करने क्या वाला हूं, एक बार आपको यह बता देता हूं कि मैथ का सिलेबस क्या है, क्योंकि हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैथ पढ़ने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं और जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो कितने वेटेज कवर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, यानी कि कितने मार्क्स एग्जाम के अंदर वो चैप्टर्स आने वाले हैं। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखो, ये आप लोगों का मैथ का सिलेबस है भाई। ठीक है, ये क्या है, मैथ का सिलेबस है क्लास 10th का। ये ऑफिशियल साइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑफिशियल साइट क्या है, CBSE सिलेबस 2025-26 लिखोगे तो आपके सामने ये क्या आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा। तो सबसे पहली जो यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहली है जो नंबर सिस्टम, जो जर्नली आप पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों की 6 मार्क्स की आती है। क्या आती है, 6 मार्क्स की आती है। ऐसा समझो फ्री के नंबर है। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। अब कई बोलते हैं कि सर हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी 9th क्लास के अंदर नहीं पढ़ के आए हो, तो छोड़ दो यार, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं। अगर 9th का कंसेप्ट यूज होगा तो मैं वो बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये बोल दूं 9th क्लास में पढ़ के आए हो आगे करते, नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा रहेगा आप लोगों का 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की रहेगी। ज्योमेट्री ये आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की रहेगी। मेंसुरेशन ये 2D और 3D की प्रॉब्लम्स आती है, 10 मार्क्स की रहेगी। और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपकी 11 मार्क्स की रहेगी। पेपर रहता है 80 मार्क्स का। ठीक है, ये कितने कवर करते हैं, 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स तो ये हो गए, बाकी बचे हुए आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। बात समझ में आ गई, तो वो भी डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, देखो ये सिलेबस वाइज सारी चीजें मेंशन कर रखी है। ठीक है, यूनिट 3, यूनिट 4, यहां पर सारी चीजें मेंशन कर रखी है भाई। ओके, ये रहा, ये सारी चीजें यहां पर क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हो। तो
अपना टारगेट क्या रहेगा, 100 आउट ऑफ 100। यहां पर बुक भी मेंशन कर रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है वो होगी अपनी, और जर्नली क्या होगे जो आपके एग्जाम्पलर्स हैं, ठीक है, वो भी करेंगे। तो ऑन एन एवरेज जो अपना टारगेट रहेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। टारगेट क्या रहेगा कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, बात खत्म हुई, ठीक है। चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। बात समझ में आ गई। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो सबसे पहले क्या करो, एक नोटबुक और पेन साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सभी को क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। आगे क्यों जाने वाले हो, जो नोट्स हैं वो रिवीजन के टाइम पे आप लोग क्या करोगे, उन नोट्स को जब रिवाइज कर रहे होगे तो 10 मिनट में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स, राइट। अब बात आती है कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा भाई। अब इस इंट्रोडक्शन में जर्नली क्या है कि आप लोग जो 9th क्लास में पढ़ के आए हो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अब डिस्कस कैसे करेंगे, वो मेरा एक अपना तरीका है डिस्कस करने का, तो जस्ट आपको ध्यान से सुनना है। लास्ट में मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताने वाला हूँ, और जैसे ही वो ट्रिक आपने एक बार याद कर ली तो नंबर सिस्टम आप एंटायर याद कर लोगे, ठीक है। थोड़ी देर रुको, शांति रखो। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालो। हेडिंग डालने के बाद चैप्टर का नाम लिखो रियल नंबर, और ऊपर लिख लेना, ठीक है। जैसे ही आप चैप्टर का नाम लिखो ना, ऊपर लिख लेना लेक्चर 01, कि भाई ये लेक्चर नंबर 1 देखा है हमने, ठीक है। हर लेक्चर के ऊपर उसका नंबर लिखना, ताकि जब आप नोट्स के अंदर से देखो या मेरी रिवीजन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो वीडियो ओपन करो, और वो ओपन करने के बाद आप लोग क्या कर सको, आसानी से उसको देख सको, ठीक है। उसके बाद भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों को समझाने के लिए कंप्लीट इंट्रोडक्शन यानी कि कंप्लीट बेसिक आप लोगों को समझाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ये आप पढ़ के भी आए हो, बट यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बात समझ में आ गई। आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे बेसिक, ठीक है। आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। अब सबसे पहले देखो, अब बेसिक स्टार्ट करने से पहले यहां देखोगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रही होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या बोलती है, मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो आप लोग, प्राइम नंबर के फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये लिखनी नहीं है भाई, अभी ये आप लोगों को लिखनी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ये क्या है, अब यहां पर कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये आप लोगों को पहले समझने होंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसको क्या कर दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो भाई, ठीक है। ये जस्ट थ्योरम है एक बारी। अब ये थ्योरम समझाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आता है रियल नंबर और एक मेरे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है, जिसको जर्नली आप क्या कर सकें, यार लिखना नहीं है, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लिखना नहीं है, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। जस्ट आप क्या करो, एक बारी चीजों को समझो, समझ में आ गई, लिखने में कुछ नहीं जाता। बात समझ में आ गई। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको अपन नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको क्या कर सके, नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट 1 को कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, -1 को कर सकते हो, 1/2 को कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है उनको जर्नली बोलते हैं रियल नंबर। देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नंबर सिस्टम में नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। किन 2 पार्ट में, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अभी। ऐसे समझो,
ये होते हैं इमेजनरी नंबर। क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स, या ऐसे भी बोल सकते हो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और क्या बोलोगे? जो नंबर या जिन नंबर्स के अंदर आयोटा आ जाए, क्या आ जाए? आयोटा, या जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म होती है, इसको जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब नंबर सिस्टम में नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ये जनरली अपने पास इमेजनरी नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स होते हैं। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और ये जनरली किस फॉर्म की होते हैं? यानी कि जिनके अंदर आयोटा आ जाए, या ये क्या होते हैं? a प्लस आयोटा बी फॉर्म के नंबर्स होते हैं। बात समझ में आ गई भाई? अब आगे चलते हैं। लिखना नहीं है, रुको रुको रुको, आगे चलते हैं। जो अपने पास ये रियल नंबर है, रियल नंबर्स को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? क्या आता है? रेशनल नंबर। और एक अपने पास आता है इररेशनल नंबर। क्या आता है? इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपने नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। पहला आ गया अपने पास रेशनल नंबर, दूसरा आ गया अपने पास इररेशनल नंबर। ठीक है, अब ये अपने पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर। सबसे पहली चीज कि जो मेरे पास रेशनल नंबर है, ये होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के। यानी कि जिन नंबर्स को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, सच दैट जो मेरे पास क्यू है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और साथ के साथ क्या है, जो मेरे पास ये पी और क्यू है ना, ये अपने पास क्या होते हैं? इंटीजर होने चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, और क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? रुको एक बारी बताता हूं। अब बात आती है इररेशनल नंबर की। क्या आती है? इररेशनल नंबर की। अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं भाई? ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते? रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? इररेशनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, चलें अब आगे। सबसे पहले क्या देखा आपने? चलो रिवीजन करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है रियल नंबर, एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, साथ की साथ बोलोगे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या करना है? साथ की साथ चीजों को रिपीट करना है, तभी आप चीजों को याद कर पाओगे। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से देख लिया, मेरे साथ बोल लिया क्लास के अंदर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं रिपीट करो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो डेफिनेटली इस क्लास के बाद आप लोगों को सारी चीजें याद होने वाली है। क्या होने वाली है? सारी चीजें याद होने वाली है। ठीक है, तो बोलो साथ के साथ। नंबर सिस्टम। नंबर्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? रियल और कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से? रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और वो किस फॉर्म के होते हैं? a प्लस आयोटा बी फॉर्म के। बात समझ में आ गई? यानी कि जिन नंबर्स के अंदर आयोटा आ जाए उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनका एक नाम और था, क्या था? इमेजनरी नंबर। बात समझ में आ गई भाई? चलें अब आगे। अब रियल नंबर को आपने फर्दर डिवाइड किया है। क्या किया है? रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया है। अब ये रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में। एक अपने पास होता है रेशनल नंबर, एक अपने पास क्या होता है? इररेशनल नंबर। क्या है? एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई भाई? रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख के, और क्यू क्या होना चाहिए?
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये थोड़ी देर में देखते हैं इंटीजर क्या है, एक बार इसको ध्यान में रखो। पी बाई क्यू क्या होना चाहिए? पी बाई क्यू फॉर्म की होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्यू इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा, मैं अभी बताता हूं, रुको एक सेकेंड। अगर मेरे पास इफ क्यू क्या हो गया, क्यू इज इक्वल टू 0, देन जो ये मेरे पास पी बाई क्यू यानी कि 0 हो गया, ये जर्नली इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई 0 इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। और ये क्या होती है? नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। तभी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं किसी चीज को, तो नीचे वाली टर्म को लिखा जाता है कि नीचे वाली टर्म क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 हो गई तो इन दैट केस क्या होगा? ये अपने पास नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इसको अनडिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन, या इसको ऐसे लिखा होता है, ये होता है अनडिफाइन। क्या होता है? अनडिफाइन। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। जल्दी से इसको क्या करो? नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। लिख लिया? चलें आगे, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए, ठीक है। बट मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं, राइट। अब देखो, अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल और, सबसे पहले क्या था? रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या था अपने पास? रेशनल, और एक क्या था? इरेशनल। अब देखो, एक बेसिक सी बात और है यार, ये भी देख ही लो। इसको स्किप कर सकते हैं बट मैं स्किप नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो अपने पास रेशनल नंबर होते हैं ना, इनको जनरली 2 पार्ट में और डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ के आए होंगे, पता है आप लोगों को। अब ये 2 पार्ट क्या क्या है कि जो मेरे पास रेशनल नंबर है, इनको जनरली क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक क्या होता है? टर्मिनेटिंग। लिखो इसको जल्दी से, ये साथ के साथ बना लो माइंड मैप, ये मैं समझा देता हूं आप लोगों को। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा अपने पास क्या होता है? दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। आप ये 10th क्लास में पढ़ के आए हो। अब ये होते क्या है? जैसे कि ध्यान से सुनना, कोई ऐसा नंबर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो क्या हो जाए? डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, जैसे 1.6, ठीक है। क्या है? 1.6। अब इसको क्या लिख सकते हो? 1.6 को, इसको जनरली आप लिख सकते हो 8/5। क्या लिख सकते हो? 8/5। 8/5 को जनरली आप क्या लिख सकते हो? 1/6। क्या लिखा जा सकता है 8/5 को? 1/6। अब देखो कैसे, 5 1 जा 5, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूं जस्ट, और कुछ नहीं है। 8 को 5 के साथ डिवाइड कर दिया, 5 1 जा 5, क्या बच गया? 3। डेसिमल उतारी, ठीक है, यहां 0 लिखा। 5 6 जा 30, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये क्या हो गया? 1/6। यानी कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए, यानी कि आगे क्या हो जाए? रिपीट ना हो, तो जनरली क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट है अपने पास 4/6। अब इसको सोल्व करोगे, 4 1 जा 4, और ये किस पे जाएगा? 5 जा 4 5 जा 20।
ठीक है, ये 1/5 आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो, यानी कि चलते 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 जाए। अब इसके लिए एग्जांपल लिख लो एक, जैसे आप क्या करो, 5/9 को डिवाइड करते हो, क्या करते हो, 5/9 को डिवाइड करते हो। अब डिवाइड कैसे करोगे, देखो यहां पर 5 लिखा, यहां पर क्या लिखा, 9, ठीक है, यहां पर क्या लिखा, 5 लिखा, यहां पर क्या लिखा, 9। अब ये नहीं जाएगा तो सबसे पहले अपन ने 0 उतार ली, ठीक है, सबसे पहले क्या उतार लिया अपन ने, 0। अब देखो इसको डिवाइड करके देखो एक बार, ये फिर किस पे जाएगा, 5 पे, जल्दी करो, ठीक है, 9 5 जा 45, समझ गए होगे। फिर से 0 उतारी, फिर से 5, फिर से 0, मतलब फिर से किस पे जाएगा, 5 पे। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे 5 पे जाता जाएगा। तो जनरली क्या है, 0.55 और ऐसे ये 5 पे जा रहा है, तो जनरली लिख देते थे 0.5 और 5 के ऊपर क्या लिख दिया, बार लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर रिपीट हो 0.464646 ऐसे रिपीट हो, तो इसको कैसे लिखते थे, बोलो, 0.46 के ऊपर बार, ठीक है, 0.46 के ऊपर बार। ये समझ गए होगे, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये आप 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है। ये क्या होते थे, टर्मिनेटिंग, ये क्या होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसके अलावा आप लोगों ने एक टाइप और पढ़ी थी, ये रेशनल नंबर के टाइप है। एक टाइप और पढ़ी थी आप लोगों ने, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या होती थी भाई, ऐसे नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो अब इनको, ऐसे नंबर जैसे 1.7456321034567, इस तरह से। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये किस पार्ट में आते थे, ये आते थे इर्रेशनल नंबर के पार्ट में आते थे। किस पार्ट में आते थे, इर्रेशनल नंबर के पार्ट में आते थे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। लिख लो, इसको लिखना है तो, ठीक है, लिखो इसको। मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, एक लाइन में सारी चीजें याद हो जाएंगी जस्ट आपको, ठीक है, एक लाइन में, सिंगल लाइन में। लिखो इसको एक बारी, लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। ये लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं लिख देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलते थे इनको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये किसका पार्ट होता था, ये अपने पास होता था इर्रेशनल नंबर का पार्ट। किसका होता था, इर्रेशनल नंबर का पार्ट, ठीक है भाई। लिखो, चलें आगे, लिख लिया, सही चल रही होगी चीजें, देख लेता हूं मैं एक बारी, बिल्कुल सही चल रही है। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब फर्दर नंबर्स को अपन जनरली डिवाइड करते हैं इंटीजर। चलो मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, देखो, याद रखने के लिए एक सिंपल सी चीज है। अब वो सिंपल चीज क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, वो है R R I W N, R R I W N, ठीक है। मैं इसको यहां ऐसे लिख देता हूं ताकि बता भी सकूं क्या है, R R I W N। अब ये क्या है भाई, देखो, अब सबसे पहले देखो, याद करो, नंबर
कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 2 पार्ट में। सबसे पहला क्या था? रियल नंबर, फिर क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिलेबस में क्या है? रियल नंबर। तो यहां पर जो आर है ना, इसका मतलब है रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को फर्दर डिवाइड किया था रेशनल और इरेशनल में। तो यहां देखो, ये अपने पास क्या है? रेशनल नंबर। ये अपने पास क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे इंटीजर, किसके अंदर? इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? एक चीज याद रखनी है, जस्ट RRIWN, बात खत्म। क्या याद रखना है? RRIWN, RRIWN, बोलो साथ साथ, RRIWN। R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? अब रेशनल नंबर को, यानी कि नंबर्स को आगे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए 3 टाइप है अपने पास। एक है अपने पास इंटीजर्स, क्या है? इंटीजर्स, होल नंबर और एक आती है अपने पास नेचुरल नंबर। क्या आती है? नेचुरल नंबर। ठीक है, एक आती है अपने पास क्या? नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई भाई? इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। लिखो साथ की साथ। और नेक्स्ट आता है अपने पास नेचुरल नंबर। डिस्टेंस बना के लिख देता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? चले अब आगे। राइट, अब देखो, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भैया आप काउंटिंग सुनाइए, लिख लिया होगा ये तो, पेन साइड में रखो, जल्दी रखो साइड में, चलते हैं आगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग मेरे को काउंटिंग सुनाओ, सुनाओ, बोलो काउंटिंग, जल्दी सुनाओ काउंटिंग। हाँ मेरे को सुनाई दे रही है। क्या बोल रहे हो? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही बोल रहे हो? दोबारा बोलो, फिर सुनाई देगा। बोलो दोबारा। क्या? काउंटिंग, गिनती। क्या बोलते हैं? गिनती सुनाओ भाई। क्या सुनाओ? गिनती सुनाओ, गिनती जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हो? इंग्लिश में कैसे बोल रहे होगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही बोल रहे होगे। ध्यान से सुनो, अगर आप लोग किसी से कहोगे कि गिनती सुना, काउंटिंग सुना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो कहां से स्टार्टिंग करते हैं? 1 से। 1 2 3, तो नेचुरली जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं भाई? मेरे जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाए। अब याद कैसे रखोगे? नेचुरली गिनती या काउंटिंग कहां से शुरुआत की जाती है? किसी से काउंटिंग सुनोगे तो वो कहां से सुनाएगा? 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो सुनाता है यार। तो काउंटिंग के अंदर जो नेचुरल नंबर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं? इन्फिनिटी, सॉरी 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं होल नंबर की। और होल नंबर में क्या करो? जस्ट जो नेचुरल नंबर है उनके अंदर 0 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? 0 ऐड कर दो। तो ये मेरे पास क्या बन जाते हैं? ये मेरे पास होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये मेरे पास होल नंबर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आसान है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं इंटीजर की तरफ। नेचुरल नंबर पता लग गया होगा, क्योंकि हर कोई 1 से ही तो स्टार्ट करेगा यार काउंटिंग। तो 1 से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है अपने पास? होल नंबर। ये क्या है? इसके अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 ऐड कर दो जस्ट। ठीक है, 0 ऐड इन द सेंस कि 0 इंक्लूड कर दो। बात समझ में आ गई? ऐड का मतलब ये नहीं कि 0 को ऐड कर रहे हो। 0 क्या कर दिया अपन ने? इंक्लूड कर दी। उसके बाद देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हैं। -1 0 1 2, और जाते कहां तक हैं? ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। कहानी समझ में आ गई?
क्या है भाई, जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाए उनको जनरली क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इंटीजर्स बोल देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, जीरो क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब ये चीजें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको समझो बस, बात खत्म। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वरना आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए। यहां तक आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, उतारो इसको। देखो, याद करने के लिए RRIWN, RRIWN कैसे याद करोगे? R फॉर रियल नंबर, R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब वो छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो यहां तो बनेगा नहीं। अब जब आप ओलंपियाड या कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे होगे, SSC HSSC हरियाणा का या सिविल से, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेस्ट होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है, ये होंगे आगे जाके SSC। यहां पर एक छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हो आपके ओलंपियाड वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या क्वेश्चन है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, या क्या सारे के सारे मेरे पास इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई आप लोगों को। क्या, इसको ऐसे लिख लो, RRIWN। ठीक है, अगर आप लोग नीचे से ऊपर जाओगे, अब देखो ये नहीं बोलते कि भाई अगर आप लोगों को एडवांस लेवल पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक लेवल करना पड़ेगा। इसी तरह से तो कहां से स्टार्टिंग की जाती है? बिल्कुल बेसिक लेवल से, नीचे से। ठीक है, और नीचे से क्या करते हो, नीचे से पढ़ के ऐसे टॉप तक जाते हो ना। तो जब आप नीचे से ऊपर आओगे तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें क्या है, ठीक है, ट्रू। अगर आप लोग ऊपर से नीचे आते हो, कहां से कहां आते हो, ऊपर से नीचे, तो ये गलत होता है। अब जैसे नीचे से ऊपर कैसे, मैंने क्वेश्चन क्या था, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो नीचे से ऊपर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। क्या सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पूछूं क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो ये गलत है। बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, मैंने जब आप लोगों को फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया था, तो फंडामेंटल थ्योरम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या करते हैं आप लोग, जो मेरे पास कंपोजिट नंबर है, क्या है मेरे पास, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। अब देखो, नंबर सिस्टम पढ़ लिया ना, नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने ये तो देखा ही नहीं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो अब अपना टारगेट क्या है कि प्राइम नंबर के बारे में सीखना है, कंपोजिट नंबर के बारे में सीखना है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक जनरली नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बारी चलो मेरे साथ बोल दो, सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, याद कैसे करेंगे, RRIWN, R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई? चलो एक बार और बोलते हैं, R फॉर, देखो साथ साथ बोलोगे, गारंटी लेता हूं क्लास में सारी चीजें याद करवा दूंगा। ठीक है, अब मैथ के अंदर नहीं, मैं आप लोगों को 10th क्लास में फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं। बात समझ में आ गई? 10th क्लास की फिजिक्स भी मैं ही करवाने वाला हूं, तो फिजिक्स के अंदर भी सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट मेरे को फॉलो करना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलें आगे। समझ में आ रहा है तो बोलो यार। R फॉर, देखो कैसे याद करोगे, RRIWN, बोलो यार, RRIWN, बोलो RRIWN। R फॉर रेशनल नंबर, R फॉर
रेशनल नंबर, छछूंदरो। R फॉर रियल नंबर, बोलो जल्दी से, R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां देखो अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो एक बार देख के बोलो जल्दी से, बोलो देखो यहां पर RRIWN, R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आईज क्लोज करके एक बार रिपीट कर दो, R फॉर रियल नंबर, बात समझ में आ गई, R फॉर रियल नंबर, R फॉर रेशनल नंबर, I फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे यार। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया। अब देखो फर्दर है ना जो मेरे पास, लिख लो इसको, एक बार ही लिखना है तो जल्दी से लिखो, जल्दी फिनिश करो इसको। लिख लिया? मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। अब इसको रफ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई मेरे को नेचुरल नंबर को फर्दर स्प्लिट करना है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं एक ही स्लाइड में सारी चीजें आप लोगों की रहे ताकि आप लोग आसानी से क्या कर सको, चीजों को याद कर सको। ठीक है, देखो भाई अब ये सिखाने से पहले मैं एक काम करता हूं छोटा सा, आप लोगों को दो चीजों के बारे में बता देता हूं। एक होता है फैक्टर्स, एक होता है मल्टीपल्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अब फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको भाई क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 को डिवाइड करना है। तो एक बात बताओ, 4 किन किन नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा? 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा? आप लोग कहोगे कि सर 1 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। मैं कंप्लीट डिवाइड होने की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 आ जाए, रिमाइंडर 5 आ जाए, नहीं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप लोग कहोगे 1 से हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग कहोगे 2 से भी हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कहोगे 4 से हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से कहूं 8 के फैक्टर्स बताओ, यानी कि 8 के ऐसे नंबर्स बताओ जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो आप लोग कहोगे कि सर 1 से हो रहा है, बिल्कुल सही बात। किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है, बिल्कुल सही बात। 2 से, हाँ जी सर 2 से भी जाएगा। 3 से नहीं जाएगा, 4 से बिल्कुल जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो रहे हैं? कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंप्लीट डिवाइड। इसी तरह से अगर मैं कहूं 12, तो आप लोग कहोगे कि सर 1 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12, 4 3 जा 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, फिर जाएगा ये 12 से। तो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। गिवन नंबर को क्या कर दे? कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो एक काम करो, सबसे पहले ये लिखो, लिखो इसको। लिख लिया? अब देखो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। है यार लाइन, क्या जरूरत है? लिखो अभी यहां पर। फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स, ये लिखना है, नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। बात समझ में आ गई? ऐसे नंबर जो क्या करें? गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें।
बात समझ में आ गई? ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। हिंदी में लिखने वाले ऐसे लिखो, देखो एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं मैं, ये 4 को 8 को 1 से समझा दूं। 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स, 8 को डिवाइड करने वाले नंबर्स 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं। 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब ये मत समझना नोट्स में हिंदी लिख ली तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू उस दिन कम होगी जिस दिन पेपर में नंबर नहीं आएंगे। बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल में क्या होता है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को दिखा रहे हो कि ये मैंने नोट्स बनाए हैं, कितने सुंदर हैं, है ना, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं। बात समझ में आ रही? ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट करना क्या होता है, नोट्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसी चीज है जिसको आप बाद में देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही? आपके नोट्स केवल आप ही समझ सकते हो। अगर आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो एक दो चीज आप जिसके नोट है उससे पूछनी पड़ सकती है। तो जर्नली नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीजें इंग्लिश में लिखने वाले हो, नहीं यार। नोट्स का मतलब होता है आसान भाषा में लिखना, ताकि बाद में जब उसको समझें तो समझ में आ जाए। तो ये मत समझना कि ये हिंदी में लिख दिया तो वैल्यू डाउन हो जाएगी, नहीं होगी यार, वैल्यू डाउन नहीं होगी। क्लास में खड़े होके जब आप हाथ उठा के आंसर दोगे ना, वैल्यू तो तब बनेगी। बात समझ में आ रही है? तो लिखो इसको। यानी कि फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्या आता है, मल्टीपल्स आते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे अब इन्हीं का एग्जांपल लेके मैं यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं 4 की टेबल बताओ भाई, क्या होती है? 4 एकम 4, है ना, ऐसे ही तो बोलते थे स्टार्टिंग में, गांव में पढ़ते थे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो हंसेंगे, मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, बट स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस हिंदी मीडियम में करी है, तो उससे क्या है, काउंटिंग हिंदी में आती है। अब जैसे आप लोग क्या कहोगे इसको, 69, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, 69। बात समझ में आ गई? अगर मैं कहूं ये क्या है, आप लोग कहोगे 79, हिंदी में क्या बोलते हैं, 79। ये क्या है, 89, यानी कि 89, हिंदी में क्या बोलते हैं, 89। अब आधे से ज्यादा जो लड़कियां और लड़के हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े, नहीं पता भाई क्या है, 59, 59, है ना। तो हिंदी मीडियम में पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ऐसे 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 ये आगे चलता जाएगा। मेरे को पता है तुमको टेबल आती है, बोल रहे हो साथ के साथ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 लगे हुए हो, नहीं आज समझाना है जस्ट। 8 पे चलते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, कैलकुलेशन हिंदी में ज्यादा फास्ट है। मेरी कैलकुलेशन हिंदी में ज्यादा फास्ट है। मैं कैलकुलेशन करते टाइम ऐसे नहीं करता 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 7 56, इस तरह से 8 2 7 56, 8 2 8 64, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 24, आगे यार आते हैं, तुमको पता है। फिर 12 की तो आती होगी, कहीं बेइज्जती करवा दो। 12 1 जा, है ना। अब देखो दोनों में फर्क समझना। ये ऐसे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ये नंबर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर की टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे 4 की टेबल में आने वाले नंबर, 4 की टेबल में आने वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे,
4 की टेबल में आने वाले नंबर्स 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, 4 के मल्टीपल कहलाते हैं। क्या रे, गलत हो गया? नहीं, संभाल लिया, कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जो 4 की टेबल में आते हैं, 8, 4, 8, 12, बात समझ में आ गई? वो सारे क्या हैं? 4 के मल्टीपल्स हैं। अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, यानी कि जो 4 को डिवाइड कर दे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, अब देखो 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, इससे आगे भी 16, 20, 24, 28, इस तरह से। बात समझ में आ रही है? तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जो क्या करें, उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दें। समझ रहे हो? उस नंबर को क्या कर दें? कंप्लीट डिवाइड कर दें। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो उसकी टेबल में आते हो। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, लिख लो यार इसको। अब समझ गए होगे? चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और एक काम और करना, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। आज की क्लास तो इंट्रोडक्शन क्लास है यार, मजे करेंगे। 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, तो क्या हो गया, मजे करने छोड़ देंगे? नहीं यार, फ्री फायर खेलना है, पबजी भी खेलना है, बट लिमिट में, है ना। ये नहीं है 9th क्लास में जैसे सारा दिन फ्री फायर पे लगे रहते थे। यहां वैसे काम नहीं चलेगा। यहां क्या करना पड़ेगा? पढ़ना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लिखो यार, ज्यादा ज्ञान हो गया है ना। क्या सर, आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में इतना ज्ञान हजम नहीं होगा हमको। जल्दी से लिखिएगा, क्या पढ़ने में मजा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो क्लास है वो कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, सारी चीजें आपको बतानी है। लिखो, जल्दी लिखो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में डिफरेंस। अब जैसे देखो, कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं। 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8, 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, आगे चलता जाएगा 32, 40। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, मल्टीपल उसकी टेबल में आते हैं। आ गया समझ में? चलो आगे, ऐसे याद करना है। फैक्टर्स गिवन नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, मल्टीपल्स जो उसकी टेबल में आते हो। चले आगे, अब चलते हैं पीछे। अब मैं पीछे क्यों जा रहा हूं भाई? यहां पर एक सिंपल सी बात आएगी जब मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर समझाऊंगा। अब वो नेचुरल नंबर समझाने के लिए, नेचुरल नंबर को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। एक अपने पास होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, और एक अपने पास होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक अपने पास होता है, ओ पॉजिटिव लिख दिया यार, कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिखो इसको। एक होता है अपने पास क्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर, और एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है यार। क्राइम निकल गया तो चलो इसको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? रुको यार, बताते हैं बताते हैं बताते हैं बताते हैं। सबसे पहले लिखिएगा, क्या रेल लाइन आ रही है, डब्बा चाहिए। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। क्या हो? जिनके केवल 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर यानी कि एक तो 1 हो और एक वो खुद हो। जैसे कि ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों से कहूं 2 के कितने फैक्टर हैं? अगर मैं आप लोगों से कहूं 2, ये मैंने 2 लिख दिया, 2 के कितने फैक्टर हैं? आप लोग कहोगे 1 है और एक क्या है? 2 है। तो क्या हो गए? 2 के 2 फैक्टर हो गए। कौन कौन से? एक तो 1 और एक 2 इटसेल्फ। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से कहूं 3, तो आप लोग कहोगे सर 3 का एक तो फैक्टर 1 है और एक क्या है? 3। फैक्टर क्या होते हैं? ये अभी जस्ट आपको समझाया है। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं
जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर फैक्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो इन दैट केस मैंने आपको पहले फैक्टर समझा दिया। उसके बाद ताकि आप लोग जो प्राइम नंबर है वो आसानी से समझ सको, तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 1 और 2, यानी कि एक तो 1 और एक क्या हो गया? 2 इटसेल्फ। 3 के कितने फैक्टर होंगे? 2 भाई। कौन कौन से? एक तो 1 और एक 3 इटसेल्फ। बात समझ में आई? इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से पूछूं 5 के कितने फैक्टर होंगे? आप लोग कहोगे कि सर 5 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? 5 इटसेल्फ। बात समझ में आई? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स विच आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हिंदी में भी बोलता हूं, रुको शांति रखो। ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हो। कौन कौन से? एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो लिखोगे कैसे? लिखो ऐसे नेचुरल नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। कैसे? 2, 3, 5 क्या है? नेचुरल नंबर ही तो है। तो नोट डाल के लिखो, इसको हेडिंग बना के लिख दो यार। क्या रे, कलर वन नहीं दिखाई दे रहा? अब ठीक है क्या? बता देना भाई। ठीक है, आई थिंक अब सारी चीजें सही हैं। देखो ऐसे नेचुरल नंबर लिख लो इसको। ऐसे नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ हो। लिखो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 और एक इटसेल्फ। एक इटसेल्फ। कहानी समझ में आ गई भाई? यानी कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों। कौन कौन से? एक तो 1 और एक क्या होना चाहिए? इटसेल्फ। बात समझ में आ गई? 1 और इटसेल्फ। जैसे 2, 3, 5 बहुत सारे नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 लिख लो। ठीक है, लिखना चाहते हो तो 2, 3, 5, 7 लिखो। लिखो, मैं बोल रहा हूं 11, 13, 15 भी जाता है, 16 भी जाता है। अपने पास 17 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 23 आ गया। ऐसे करके लिखते जाओ इसको। ठीक है, 29 बहुत सारे हैं यार, बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं लिखवा रहा हूं कि ऐसे नंबर जिनके केवल क्या हो? 2 फैक्टर्स हो। जैसे 13 को लिखो, 13 1 पे जाता है, वो 13 पे जाता है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्राइम क्यों निकला था मुंह से? क्राइम के अंदर क्या होता है? क्राइम के अंदर एक तो खुद साथ देते हैं, है ना? क्राइम करते हैं तो कौन करता है? खुद करता है, और एक। ठीक है, कैसे भी याद कर लो यार। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके, ऐसे एग्जैक्ट लिखवाना चाहूं तो ऐसे नंबर लिखो। ऐसे नंबर, और ये नंबर भी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट लिखना चाहूं तो ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हों। फैक्टर्स हों। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स हों, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं।
उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए? चलें आगे। वीडियो भी सही चल रही होगी? यस, बिल्कुल सही चल रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई। देखो, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है? फर्स्ट क्लास इन द सेंस की यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास की फर्स्ट क्लास है। बाकी मैं पढ़ा तो लगभग 19 से रहा हूँ, ठीक है? 2019 से, तो लगभग देख लो आप 6 साल हो गए पढ़ाते हुए। और मैं जर्नली बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। हिसार के अंदर अपनी एकेडमी भी है, राइट? वहां पर जर्नली मैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो 10th क्लास की ये फर्स्ट क्लास है। अब 10th क्लास को क्यों पढ़ा रहा हूँ? बहुत सारे रीजन है यार, ठीक है? बहुत सारे नॉन स्टूडेंट्स हैं जो है ना, ऑफलाइन में मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा था, ठीक है? ट्यूशन के लिए भी आई थी, तो ऑफलाइन में टाइम देना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ये सोचा क्यों ना आप एक क्लास ऑनलाइन ले लें उन स्टूडेंट्स के लिए, और आप लोगों को जो सारा कंटेंट है वो यूट्यूब पे मिल जाए, ठीक है? और आज जैसे पढ़ाया है इससे भी अच्छे वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और लैंग्वेज मेरी आसान रहेगी भाई। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश में आऊंगा और बोल के चला जाऊंगा, नहीं भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। अब देखो, लगभग आई थिंक अपन ने 1 घंटे के आसपास हो गया है, और 1 घंटे के अंदर मैंने जस्ट आपका बेसिक क्लियर किया है। अब ये बेसिक क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 10th क्लास में काम आएगा, नहीं यार। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये आपके +1 +2 बीएससी एमएससी तक चले जाना, ये काम आएगा, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नोट्स बना लो, ये नोट्स आपको बीएससी और एमएससी तक काम आने वाले हैं, ठीक है? अब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो वो ये सोचेंगे आपको रियल नंबर के बारे में पता है, आपको रेशनल नंबर के बारे में पता है, आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता है, आपको इंटीजर के बारे में पता है, आपको होल नंबर के बारे में पता है, प्राइम और कंपोजिट का भी पता है। तो वहां पर आपको नहीं बताया जाएगा। अगर आप यहां से ये चीजें पढ़ के चलोगे ना, तो आगे 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मत सोचना कि बिल्कुल बेसिक लेवल करवा रहे हो, अभी तक तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ है। चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। अब स्टार्ट कैसे हुआ है 1 सेकंड में मैं आपको जस्ट समझाता हूं, ठीक है? लिखो एक बार, इसको लिख लिया होगा, ठीक है? अब चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ है, देखो, ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप लोगों को आती है, कैसे आती है अभी देखना। देखो, इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? एवरी कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है? देखो, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है, प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों को पता है। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन क्या होगी? यूनिक होगी। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यहां पर वर्ड गायब है, लिख लेना भाई। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्कर। अब यहां पर एक मस्त सी लैंग्वेज दे दी और आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आई। अब मैं समझाता हूं, जैसे ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब पहली चीज तो इसने ये बोल ली है भाई कि कोई भी कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? ऐसे नंबर जिनके क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर बोलोगे, ठीक है? क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर। अब देखो, यहां एक चीज देखना, 8 क्या है? 3 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो 8 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। 12 के कितने फैक्टर हैं? 2 4 6, तो 12 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, ठीक है? तो यहां पर यह बोला गया है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो? किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो। अब ये आपकी थ्योरम है, ये आपकी क्या है? थ्योरम है, ठीक है? ये आपकी क्या होगी? थ्योरम। अब देखो, इसको हम देखो, ये लैंग्वेज से इतनी समझ में नहीं आएगी, अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? अब एक बात बताओ,
अभी अभी जस्ट मैंने यहां पर एक सिंपल सी बात देखी है, क्या 8 के अपन ने फैक्टर किए, 8 के अपन ने क्या किए फैक्टर। देखो 8 के फैक्टर्स क्या क्या आए भाई, 8 के फैक्टर्स, एक तो आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 4 और एक क्या आ गया 8। अब एक बात बताओ, इसमें से कौन से नंबर 1 2 4 8 में से कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं है? 4 और 8। 1 प्राइम नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि 1 के कितने फैक्टर होते हैं? केवल 1 ही तो है। 1 का एक फैक्टर है, 1 प्राइम नहीं होता है, ठीक है। 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है, एक तो मैं देखो इसको ऐसे ब्रेक करूं, फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब ये है फैक्टर्स, ये सारे इसके क्या है फैक्टर्स, क्या है फैक्टर्स। अब देखो इस फैक्टर में से मेरे को सिर्फ क्या चाहिए प्राइम फैक्टर, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए प्राइम फैक्टर। अब देखो फैक्टर्स निकालने आप लोगों ने सीख लिए, अब करना क्या होगा, अपने को केवल एंड केवल प्राइम फैक्टर चाहिए। प्राइम फैक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। यार समझ लो, देखो ध्यान से, नोटबुक को साइड में, सारी इधर उधर चीजों ध्यान बस छोड़ दो, सारी चीजों को क्लास के अंदर ध्यान होना चाहिए, बस सारी चीजों को छोड़ दो, क्लास के अंदर ध्यान, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो यहां देखो, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब आपने क्या देखा है, यहां पर आपने देखा एक नंबर है, ये नंबर कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर तो आपने फाइंड आउट करने सीख लिए। क्या करने सीख लिए? इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर तो फाइंड आउट करने सीख लिए। अब इन फैक्टर में से मेरे को क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स। ध्यान से सुनना, देखो इन फैक्टर में से मेरे को क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको आता है। अब वो तरीका क्या बोलता है? तरीका ये बोलता है कि इसको ऐसे लिखो, यहां 8 लिखो। क्या लिखो? 8 लिखो। यही ठीक है, 8 लिखो। क्या लिखो? 8 किस पे जाएगा भाई? 2 पे। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है। देखो 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर से ये 2 पे गया, यहां पर क्या आ गया? 1। अब देखो अगर 8 कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। कहानी समझ में आई? कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो सबका बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3। कहानी समझ में आ गई? अब देखो 12 था ना, क्या था? 12। अब 12 को कैसे सोल्व करोगे? मैं यहां सोल्व कर देता हूं, देखो 12 को कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। 12 को कैसे सोल्व करोगे? ये 6 पे जाएगा। 6 को कैसे सोल्व करोगे? ये 3 पे जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 पे जाएगा तो ये क्या बच गया? 1। बात समझ में आ गई? तो 12 को कैसे लिख सकते हो? 12 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो क्या हो जाएगा, 2 और 2 की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। बात समझ में आ गई? अब यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई जो कंपोजिट नंबर है सारे के सारे, उनको क्या कर सकते हैं आप लोग? उनको जनरली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, लिख सकते हैं। अब देखो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब देखो जो 8 के अपन ने फैक्टर किए हैं वो यूनिक हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके फैक्टर ये आ जाएं। और कैसे फैक्टर? प्राइम फैक्टर। 12 के जो अपन ने फैक्टर किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या है? यूनिक है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसके यही सेम फैक्टर आ जाए। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है। अब यही तो है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक,
ठीक है, यूनिक क्यों बोला है? क्योंकि 8 के ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फैक्टर्स कैसे हैं? प्राइम फैक्टर। अब ये वर्ड में जो फैक्टर बोल रहा हूं ना, ये जनरली मैं प्राइम फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 8 के ये एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर लिख सकते हो, 12 के ये प्राइम फैक्टर ऐसे ही होंगे, इसके अलावा 12 के नहीं हो सकते, या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके सेम प्राइम फैक्टर हो जाए। तो यही बोला गया, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। उसके बाद क्या लिखा है? अपार्ट, ये स्पेस है भैया, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर्स। यानी देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 2। भाई ये ऑर्डर मायने नहीं रखता, इस ऑर्डर में तो मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3, यहां पर क्या लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर ऑर्डर अलग है, यहां पर ऑर्डर अलग है, बट ये फैक्टर किसके हैं? देखो अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2। अपन ने ऑर्डर चेंज कर दिया, बट फैक्टर तो क्या है? सेम है। तो यही लिखा हुआ है, द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर अपार्ट, यानी कि इसको भूल जाओ, यानी कि ये ऑर्डर कोई भी हो बट फैक्टर क्या रहेंगे, यानी कि ऑर्डर्स जो प्राइम प्रोडक्ट और प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर है वो इफेक्ट नहीं डालता है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बता दो यार एक बार, ठीक है। अब जो अपन ने बेसिक पढ़ा है वो ये है आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे। ओके, आ रही है क्लास? मजे आ रहे हैं क्लास में? ठीक है, देखो अब ये समझ गए होगे कैसे करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, देखो एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें ये लिख लेना एक बारी, ठीक है। लिखने से पहले देखो एक सेकंड, ये आई थिंक फैक्टर वाली कहानी समझ में आ गई होगी। 8 के ये फैक्टर्स हो गए, इन फैक्टर्स में से कौन से चाहिए? प्राइम फैक्टर। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई जो फंडामेंटल थ्योरम है वो बोलती है किसी भी कंपोजिट नंबर को, क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कहानी समझ में आ गई भाई? ठीक है, अब अपने को किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक दो एग्जाम्पल करो आप, तब चीजें क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सर लिखने तो दो, ये लो भाई, लिख लो इसको, फंडामेंटल थ्योरम लिखो जल्दी से। देखो चीजें बहुत आसान है, यहां नहीं, हर जगह आसान रहेगी। कोई भी चैप्टर उठा लेना, डेफिनेटली बहुत आसानी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बहुत आसानी से, ठीक है। लिखो इसको एक बारी जल्दी से। लिख लिया? अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आगे आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। अब कैसे? देखो ये लिख लिया होगा, ये नोट साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, जस्ट समझाने के लिए। ये इसके फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स में से क्या चाहिए मेरे को? प्राइम फैक्टर। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बोलती है? ये फंडामेंटल थ्योरम बोलती है, इस वजह से। अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन मैंने बोला 20, ठीक है। सब में आपको फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग इनके क्या करने? प्राइम फैक्टर करने। उसके बाद नेक्स्ट लिखो 30। क्या लिखो? 30, या ऐसे लिख लो यार, 15 लिख लो, ठीक है। आगे लिख रहा हूं पीएफ, प्राइम फैक्टर चाहिए भाई, पीएफ प्राइम फैक्टर। एक क्वेश्चन और लिखो, तीन बहुत होंगे आई थिंक, आप लोग समझ गए होंगे। एक लिखो 16 के पीएफ यानी कि प्राइम फैक्टर करो, जल्दी से सोल्व करके बता दो भाई, फिर मैच करना। देखो मेरा तरीका यही रहेगा, आपको क्वेश्चन करने के लिए टाइम दिया जाएगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट भी नहीं लेनी चाहिए।
1 मिनट का टाइम स्टार्ट करते हैं जल्दी। कर लिए होगे भाई सभी ने, तो एक बारी देखो इसको, देखिएगा 20 को जनरली क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखो 20 लिखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले 2 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 5, और ये मेरे पास 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। तो जब मैंने 20 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया तो क्या आया, 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। कैसे लिख सकते हो इसको, आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 5, और ये आपका क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है। एक बार चेक करिएगा सभी। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो 15 है। 15 को सबसे पहले ब्रेक करोगे, 2 पे जाएगा नहीं, किस पे जाएगा, 3 पे। तो यहां पर 15 3 पे गया, 5 और 5 1 जा 5। जब आप 15 को लिखोगे कंपोज प्राइम फैक्टर की फॉर्म में तो ये रहेगा 3 इंटू 5। तो जो मेरे पास 15 है वो हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये मेरे पास क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है 16। मैच करते रहना साथ के साथ, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आगे जाके बहुत आसान लगने वाली है, वरना आप लोगों को जर्नली दिक्कतें आएंगी भाई, ठीक है। तो क्या करना है, अपने को साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ के साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास 16। 16 सबसे पहले 2 पे जाएगा 8 पे, फिर से 2 पे जाएगा 4 पे, फिर से 2 पे जाएगा 2 पे, और फिर से 2 पे जाएगा, क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। तो यहां आप लोग 16 को क्या लिख सकते हो, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर जो 16 है दैट इज 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ये आप लोगों का क्या रहने वाला है, 16 रहने वाला है, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी। अब फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करते थे, ब्रेक करते थे। तो यहां पर जनरली जो मेरे पास ये 20 है, 20 मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। 20 मेरे पास क्या है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को अपन ने क्या किया, प्राइम फैक्टर के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया भाई, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिखने का। ये अपने पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। ये अपने पास क्या है, फंडामेंटल। सिमिलरली 15 भी मेरे पास क्या रहने वाला है, कंपोजिट नंबर रहने वाला है। 16 भी मेरे पास क्या रहने वाला है, कंपोजिट नंबर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो जर्नली क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर की फॉर्म में अपन इसको क्या किया है, ब्रेक किया है। क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सिमिलरली यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, और यहां पर भी जर्नली क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये जर्नली इसको सोल्व करने का तरीका था। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक से चलने वाला हूं, ताकि जो जिस स्टूडेंट ने 9th क्लास में प्रैक्टिस नहीं भी की होगी ना, वो भी यहां पर आके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जस्ट आपको करना क्या होगा कि जो मैं आप लोगों को काम दे रहा हूं वो ईमानदारी से करना होगा, और क्लास में जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो साथ के साथ करनी होगी, ठीक है। जो क्लास में आपको टाइम दिया जाता है कि प्रॉब्लम को सोल्व करो, भाई आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करके देखना है। अगर आपसे नहीं हो रही है तो एटलीस्ट ट्राई तो करनी है। जो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं वो आपको साथ की साथ ट्राई करनी है, ठीक है। तो आई थिंक भाई आज की क्लास के लिए इतना काफी है,
राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसको मैंने यहां से रफ कर दिया, ठीक है। जो टॉपिक डाला हुआ था थर्ड एलसीएम और एचसीएफ, उसको मैंने रफ कर दिया। वो जनरली अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जनरली मैं करने क्या वाला हूं, जो यहां पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये 0 to हीरो, तो मैंने आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट बेसिक रखा है, ठीक है। कंप्लीट क्या रखा है, बेसिक रखा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग की है। तो होता क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वो सोचेंगे कि सर ने तो कुछ आज बिल्कुल ही बेसिक पढ़ाया है, वो तो हमें आता ही नहीं था। तो भाई मेरे को क्या करना होगा, जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उन सभी को एक साथ लेके चलना होगा। ये नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स को सब आता है उन्हीं को लेके चलना है, नहीं, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता ना, उनको भी साथ लेके चलना है। तो इस वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग से ही सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं। और जो मैंने आज आप लोगों को करवाया है, ये मान के चलो सिर्फ 10th क्लास का नहीं है। जो ये नंबर सिस्टम है, आप लोग 12th करोगे वहां भी काम आएगा, +1 पढ़ोगे वहां भी काम आएगा, उसके बाद इवन बीएससी और एमएससी करोगे ना, वहां पर भी ये काम आएगा। वहां पर जस्ट आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि ये रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, और जो मैंने ट्रिक बताई है वो वहां भी काम आएगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देख रहे थे, वो अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लिखना, और कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि सर हम लास्ट तक देख रहे थे, ठीक है। और विद टाइम, अब क्या टाइम हो गया, ठीक है, 1 घंटा आई थिंक 10 मिनट हो गए हैं या 5 मिनट, जो भी हुआ है, आप विद टाइम आप लोग क्या करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर हम लास्ट तक क्या थे, प्रेजेंट थे, राइट। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, प्रोवाइड करने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क की। तो सबसे पहले होमवर्क के अंदर आप लोगों का जो रहेगा, दैट इज, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, आप सभी के पास एनसीईआरटी की बुक्स तो होगी, मैं उम्मीद करके चलता हूं। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन है वो रीड आउट करना है, ठीक है, एक बार देख लेना उसको। सेकंड जो है वो रहेगी आप लोगों की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये भी आपको क्या करनी है, एक बार देख लेनी है क्या थी। ये आप लोगों का जस्ट क्या है, होमवर्क है। और जो आज के नोट्स हैं उनको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज नोट्स। ये भाई 3 काम आप लोगों को क्या है, आज के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, इन दैट केस आपको कुछ पूछना है, तो उसके लिए मैं यहां पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रहा हूं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पर जाके आप लोग मैसेज कर सकते हो, क्रिएटिव स्टडी 1K, ये विदाउट स्पेस लिखना होगा भाई, ठीक है। यहां पर जाके आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत आती है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। वहां से टेलीग्राम क्या कर सकते हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और 10th क्लास और 9th क्लास दोनों बहुत अलग है भाई। 10th क्लास के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है आप लोगों के पास कि बोर्ड की क्लास है, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट चिल माइंड के साथ स्टार्टिंग से काम करना है। तो डेफिनेटली क्या होगा, आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैथ के अंदर एक काम और होता है भाई, मैं आपको बताता हूं। मैथ समझाने के बाद, जैसे मैंने आपको समझा दिया, आपको क्या करना होगा, चीजों की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर आप मेरे से समझ के क्लास में साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी कर रहे हो और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते क्लास के बाद, तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, आगे दिक्कतें आएंगी। तो क्या करने वाले हैं, आप लोगों को क्या करना होगा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं और जो प्रैक्टिस करनी है वो साथ के साथ करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।